जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आज जानते हैं कि अपना जो पढ़ाई है उसके स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, कितना अच्छा होगा अगर हमें पढ़ाई का साम दंड भेद पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसी से एग्जाम निकलता है, ना कि सिर्फ पढ़ाई करने से। पढ़ाई करने वाले लाखों वीर हैं, एक से एक योद्धा है, लेकिन एग्जाम हर कोई नहीं निकालता। जरूरी नहीं कि जो 10 घंटा पढ़ता है वही एग्जाम क्रैक करे, जरूरी ये भी है कि जो 2 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं वो भी एग्जाम क्रैक करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं कि अक्सर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको यही पता नहीं चलता है कि आखिर कैसे स्टार्ट किया जाए, या फिर पढ़ाई जब करते हैं तो कैसे मैनेजमेंट होती है, जो सिस्टम होते हैं उस पर कैसे फोकस किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है, देखो, रणनीति बना के जब तक कोई काम नहीं करेंगे आप, तब तक आप असफल होंगे, आप यकीन मानो। इसीलिए युद्ध भी लड़ा जाता है तो उससे पहले रणनीति बनाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको संग्राम होते हैं भीषण, यानी एक सीट पर कम से कम 20 से 25 हजार बच्चे बैठते हैं, वहां पर आपको लड़ना होता है। इसीलिए रणनीति की आवश्यकता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानने का कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस क्या क्या है। सर्वप्रथम ये होना चाहिए आपको सिलेबस। अगर मैं जनरल कॉम्पिटिटिव का बात करूं तो टोटल जो है 12 से 13 सिलेबस है ना, 12 से 13 सिलेबस हैं। और एएलपी का बात करो, जो अभी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी आप ले ही लो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायो से पूछता है, एक आध का क्वेश्चन हो सकता है ना भी मिले। आपका फिर ट्रेड है ना, साइको है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर के रीजनिंग है ना, सभी चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो सिलेबस मोटा मोटी आपका हो ही जाता है। लेकिन जरूरी, देखो, आदमी या स्टूडेंट कहाँ मार खाता है जब वो ये अलग कर लेता है कि हमको ये एएलपी के लिए पढ़ना है इतना, ये ग्रुप डी के लिए पढ़ना है, ये एसआई के लिए पढ़ना है, ये एनटीपीसी के लिए पढ़ना है, तब जाकर के आदमी मार खाना चालू हो जाता है। जनरल कॉम्पिटिटिव में आप देखेंगे कि सबका सिलेबस मिलता जुलता रहता है, वही सिलेबस आता है, वही इर्द गिर्द रहता है। आप किसी क्वेश्चन को छांट नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन के माथे पे ये नहीं लिखा है कि ये एनटीपीसी में आएगा और ये एएलपी में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अभी खास करके एएलपी के लिए आपका टेक्निकल कर दिया गया है, तो उसको ज्यादा हम लोग फोकस करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला तो हो गया सिलेबस, फर्स्ट स्टेप सिलेबस। दूसरा स्टेप हो जाता है कि पढ़ाई करने का समय। आप कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको रात में जग करके पढ़ते हैं, उसको रात में अच्छा लगता है तो रात में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाइट में पढ़ो। बहुत को अच्छा होता है कि दिन में ही पढ़े। दिन में पढ़ने का मतलब होता है कि सारे शेड्यूल वाइज वो काम करते हैं, टाइम पे जगना 5 बजे या 4 बजे, थोड़ा एक्सरसाइज हो गया, अपना टाइम पे नाश्ता हो गया, टाइम पे उसके बाद पढ़ाई जो होता है शेड्यूल बना करके रखे हैं, उस हिसाब से पढ़ाई हो गया, दोपहर का खाना हो गया, आराम से 1 घंटा रेस्ट हो गया, फिर से उठे, फिर से पढ़ें। इससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में। इसीलिए बोलते हैं रणनीति का रहना जरूरी है। नहीं तो ऐसा पता चलेगा कि एग्जाम तो क्रैक कर गए, जाके मेडिकल में छटा गए, भाई बउआ अभी एएलपी का तैयारी कर रहा है, जाकर के पता चला आँख ही 6/6 नहीं है, 6/12 आ गया, 6/36 आ गया, 6/9 आ गया, तो मामला फिर गड़बड़ है, बेरा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए फिजिकल को भी देखना जरूरी है ना, और मेडिकल को भी देखना, ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम करना चाहिए। इसीलिए कोशिश कीजिए कि दिन में पढ़ाई कीजिए। तो दूसरा हो गया, पहला हो गया आपका सिलेबस, दूसरा हो गया पढ़ाई करने का समय, ये फिक्स कर लीजिए। तीसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि टाइम टेबल बहुत जरूरी है। देखो, टाइम टेबल 2 तरह से इंसान बनाता है। एक होता है कि जितना टाइम है उसके बाद 8 घंटा या 9 घंटा या 10 घंटा या 5 घंटा, उस सारे को फिक्स कर देता है कि एक अरेंजमेंट करता है कि किस सिलेबस को कितना समय दे ताकि सिलेबस मेरा कवर हो। एक स्टूडेंट वो होते हैं कि अगर उसके पास 8 घंटा है, वो देखता है कि चलो 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने देते हैं, चलो 2 घंटा मौज मस्ती कर लेते हैं। मौज मस्ती तब ठीक है जब तक वैकेंसी नहीं आई रहती है, आपके सामने नहीं होते हैं और तैयारी अच्छा खासा है तभी। नहीं तो ऐसा है कि आप अभी आपके पास सामने वैकेंसी है और आप मौज मस्ती के लिए समय निकाल रहे हैं, तो आप अपने आपका दुर्भाग्य है, यानी कि आप अपना विनाश की ओर, आप अपने खुद विनाश की ओर जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टोटल जितना समय है उस टाइम को मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। आपको क्या करना है, उस टाइम को डिवाइड कर दीजिए। जिस सिलेबस में कमजोर है वहां पर कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाओ। जिस सिलेबस में आप अच्छा करते हैं वहां पर 30 मिनट 45 मिनट लगाओ। यह हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में करना है कि सिलेबस जो आप पढ़े हैं अगले दिन उसका रिवीजन करने के बाद ही हम उसके आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्या कहा हमने, फिर से सुनो। जो चीज आज आपने पढ़े
उसका रिवीजन करने के बाद ही हम अगले दिन आगे टॉपिक पर जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप सोचो जरा, आप व्यवहारिक जीवन में आओ, जब हम किसी व्यक्ति को अपने आप एक बार देखते हैं तो अगर वो 2 महीना बाद 3 महीना बाद मिलता है तो ऐसा अनुभव होता है कि इसको कहीं देखे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 1 से 2 बार हमें मिल जाए, पुनः अगर हम उसको देख लें, तुरंत लगले ही रिपीट हो जाए, तो एक माइंड में उसका फिगर इमेज बैठ जाता है कि हाँ यार ये फलना है, इसको हम यहाँ पर देखे थे। ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होता है। इसीलिए जो आज पढ़े हैं आप उसका कल एक बार रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आगे बढ़ो और सप्ताह में फिर से एक बार रिवीजन करो और देखो कि हम कहीं भूल तो नहीं रहे हैं। अभी देखो, अगर 5 घंटे में आप जितना चीज पढ़ेंगे ना, आप 1 से 1.5 महीना इन थ्योरी को अपनाओ, इस रूल से चलो। आप देखना 1 से 1.5 महीना बाद अगर ऐसे चलेंगे तो उसके बाद देखना कि क्वेश्चन जो है आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगा। कहने मतलब जो पढ़े वो आपके माइंड में है, आगे पर जो चीज पढ़ेंगे फिर वही चीज रिपीट हो जाता है। कई बार देखेंगे आप तो रिपीट होता है, तो हमको याद है पहले से, वहां पर देखिए तो एक बार रिविजन हो गया। और वहां पर रिविजन होने का मतलब होता है समय कम लगना। जो चीज 30 मिनट में आप पढ़ते हैं, जितना पढ़ पाते हैं 30 मिनट में, अगर वो पहले से पढ़ा हुआ है तो आप बहुत कम समय में उसको पढ़ लेंगे। आप 10 मिनट आपके लिए काफी है पढ़ने के लिए। इसीलिए इस मेथड को अपनाओ, ठीक है। उसके बाद जो 5वां स्टेप अपनाना है आपको, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट हो जाता है, यानी कि टेस्ट लगाना जरूरी होता है। टेस्ट आपको ये बताता है कि आप कितने पानी में हैं और क्या जानते हैं, क्या कमजोरी है आपका। यही चीज को हमें ढूंढना होता है। मूल स्टूडेंट जो एग्जाम क्रैक करता है वही बंदा कर पाता है जो अपने कमजोरी को देख करके उसको ठीक करता है, ना कि उससे भाग जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मैथ या फिजिक्स या कोई भी ऐसा सिलेबस है जो कमजोर है, उससे वो देर चुराता है, अपने आप को छुपाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि एग्जाम हमको छोड़ेगा नहीं। एग्जाम में बेटा इससे रौंदेगा सवाल, जब सवाल रौंदेगा तब उस समय वो ऑल आउट हो जाएगा। ऑल आउट हुआ मतलब गया, अपना बेड़ा पार किया। इसीलिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस सिलेबस में आप कमजोर है, उन सिलेबस को आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। यही चीज आपको जो है एग्जाम में काम देता है और इसी चीज को अभी से अपनाओ और लागू करो। और पढ़ने का जो तरीका है, जब पढ़ाई करते हो तो कम से कम उस टाइम व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इन सब चीज़ों से दूर रहो। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वो सिलेबस यानी कि सवाल पर, यानी कि प्रश्न पर होते हैं। क्वेश्चन पर जो भी पढ़ते हैं आप उस बुक पर होते हैं, है ना। तो जब आप बीच में मोबाइल में घुस जाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। फिर से वहाँ पर सोचने में, वहां पर जाने में माइंड डिसेबल होता है ना, फिर से उसको स्टेबल करने में समय लगता है। इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना, सब सर्वप्रथम इन चीज़ों को अवॉइड करना नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये भी एक घातक बीमारी का कारण है, ठीक है ना। इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अपना और जरूर आत्मविश्वास के साथ काम करो। इस जवानी को घटा दो, निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी, निश्चिंत ही आपका एग्जाम निकलेगा और निश्चिंत ही आपका जॉब होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।